जितना अब तक कराया है सबको याद? अरे बोलो भाई। अनुषा, आवाज आ रही है? आ रही है सर। तो बोल नहीं रहे। सर हुआ तो है लर्न। ठीक है। प्रीति भारद्वाज, सब याद हो गया अच्छे से? सर उसके माइक में प्रॉब्लम है, उसने अच्छा। मैसेज किया। अरे प्रीति को बोलो। अरे मयूरी, आपको बोल रहा हूँ, प्रीति को बोलो भैया। ये माइक की प्रॉब्लम मतलब मोबाइल खराब है क्या? पता नहीं सर, उसने मैसेज किया था मेरे को। अरे प्रीति, थोड़ा सिस्टम ऐसा बनाओ कि हम कन्वर्सेशन कर सकें, आप जवाब दे सको, आपकी नॉलेज का हमें आइडिया लग सके। तो भैया वो जो भी समस्या है उसको ठीक करो। अनुषा, एक्सिस बैंक का पुराना नाम? यूटीआई बैंक। यूटीआई बैंक। एस्टैब्लिशमेंट ईयर? 1993। हेडक्वार्टर? मुंबई महाराष्ट्र। एमडी? अरे कहाँ है बच्चा? सर सर शायद अमिताभ चौधरी, शायद कंफर्म है। शायद पेपर में शायद बोलने से काम थोड़ा ना चलेगा, नेगेटिव मार्किंग गिफ्ट में है। सीधा बोलो एक ही बात, यस और नो। बिल्कुल ठीक बोल रहे यस। हो। अमिताभ यस चौधरी। सर। अमिताभ चौधरी। मयूरी का नंबर है। यस सर। आईसीआईसीआई का फुल फॉर्म, बैंक की बात कर रहा हूँ, हिंदुस्तान। इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। सेकंड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक। हेडक्वार्टर मुंबई। एस्टैब्लिशमेंट ईयर 1994। यश, मैनेजिंग डायरेक्टर। यस, संदीप बख्शी। बढ़िया। अगला क्वेश्चन चैतन्य देव। हिंदुस्तान का लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक का नाम? HDFC बैंक। फुल फॉर्म? हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। बढ़िया। एस्टैब्लिशमेंट ईयर 1994। हेडक्वार्टर 1904। मुंबई। आपको बताना है चैतन्य को चेयरमैन ऑफ एचडीएफसी बैंक। दीपक एस पारिक। बढ़िया। आपको बताना है सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ आईसीआईसीआई एचडीएफसी बैंक। आदित्य पुरी। आदित्य पुरी। बढ़िया बात। दीपांशु, आपने आधार के बारे में सुना है कभी? अरे दीपांशु, दीपांशु नहीं, अरे चैतन्य, आधार। यस सर। आधार कार्ड आपका आधार कार्ड बना हुआ है? यस सर। हाँ। तो भैया आधार कार्ड बनाने वाली एजेंसी का नाम मैंने लिखा है UIDAI। बोलो कौन बताएगा? फुल फॉर्म चाहिए मुझे, BCK का टॉपिक चल रहा है। अरे आधार सबको मालूम है। आर्यन, अनुषा। हाँ भैया। यस तो सर। आधार कार्ड जो हिंदुस्तान की एजेंसी बनाती है, मैंने शॉर्टकट में लिखा है UIDAI, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। चैतन्य, रिपीट। सर यू से क्या बोला था आपने? मैं दोबारा बोलता हूँ, मैं दोबारा बोलता हूँ, याद करें। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। चैतन्य, रिपीट। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अनुषा, दोबारा बोलें। यूनिक अथॉरिटी नहीं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिया। अरे बच्चे, मयूरी दोबारा बोलेगी। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अनुषा फिर बोलो, सही बोलना। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बढ़िया। तो सबको याद हो गया। यश क्या रहा? पहले तो आधार बनाने वाली कंपनी की फुल फॉर्म, फास्ट। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका चेयरमैन, चेयरमैन ऑफ UIDAI। लिख लो या कहीं याद कर लो, लिख लो, सत्यनारायण। चेयरमैन ऑफ यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट, अभी चेंज हुए हैं रिसेंटली, सत्यनारायण। और सीईओ, सीईओ लिख लो, सौरभ गर्ग। सौरभ गर्ग इसी अप्रैल 2021 से चेंज हुए हैं। अरे सीईओ बोले तो, यस जल्दी बताओ, सीईओ बोले तो? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया कौन? सौरभ बर्ग। गर्ग। गर्ग।
आईएएस ऑफिसर। और चेयरमैन बताओ जल्दी से। Satyanarayan. सत्यनारायण। नाम याद रखना, भगवान जी के नाम। तो टॉपिक को आगे चलाते हैं बच्चों। टॉपिक हमारा चैप्टर 3 चल रहा है, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। एक बार थोड़ी सी पुरानी बातें पूछता हूँ। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन फेज 2 का नाम बताओ, सिर्फ नाम पूछ रहा हूँ चैतन्य देव। Diminishing, increasing, अरे बच्चे क्या मिक्स खिचड़ी बना रहे हो आप? अरे diminishing returns to factor. हाँ, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, सही बोलो। और अब हर्ष मुझे ये डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर का पैराग्राफ, सिर्फ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, हर्ष। हर्ष मैंने याद करा दिया, दो बार रिवीजन करा दी। मैं खंडेलवाल, आप बोलो। Sir, due to the change in the variable factor against the fixed factor, TP increases at an increasing rate. ना गड़बड़ M गड़बड़ गड़बड़ भैया। नहीं sorry, हाँ diminishing rate, हाँ diminishing rate. हाँ हाँ, MP and AP starts falling but positive, and at the end TP is maximum and MP is 0. बढ़िया भैया, थोड़ी तैयारी बिल्कुल एक्यूरेट रखो। हम कह रहे हैं नाम के आगे सीए लगा चुके हैं आपके, और परसेंटेज इतनी बढ़िया लानी है कि रैंक का सर्टिफिकेट मिले। थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग, थोड़ा रिवीजन का काम बढ़ाएं ताकि हर किसी के बढ़िया नंबर आए। अरे सुरेंद्र अनम्यूट करके बात करेगा बच्चे। सर यस सर। बच्चे एक तो पुराने एपिसोड रिवाइज करने हैं आपने, जैसे जैसे समय मिले, ठीक है बच्चे? मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी यस सर। और रिजल्ट चाहिए पक्का, ठीक है बच्चे? यस सर। हाँ, तो वापस आएंगे जी टॉपिक पर। तो मैंने आपको याद करा दिया। सेकंड फेज मैंने क्यों पूछा, ये पेपर में सबसे ज़्यादा आता है, क्योंकि इस दुनिया के सभी प्रोड्यूसर शॉर्ट पीरियड में इसी फेज में अपने आप को रखते हैं। कारण मयूरी बता रही है, प्रोड्यूसर ऑलवेज ऑप्ट फेज 2 ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। एक्सप्लेन। Phase 3 reflects the possibility of loss and phase 1 reflects the golden opportunity, which means successive unit of input gives higher rate of return, so producer increase the production till phase 2. बढ़िया बढ़िया। तो बच्चों यहाँ पर हम इस बात को, अच्छा इसके बाद मैंने क्या बताया, रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट इन लॉन्ग पीरियड इज नोन एज रिटर्न्स टू स्केल। रिटर्न्स टू स्केल सबने याद कर लिया। पहली बात, अरे पेपर वाला टिक कराएगा, एप्लीकेबल इन लॉन्ग पीरियड। दूसरी बात, ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल। तीसरी बात, ऑल द वेरिएबल फैक्टर्स चेंज इन द पूरी क्लास, Same proportion. same ratio. So effect on output known as return to scale classified in 3 phases। 3 phases में से मेरा क्वेश्चन है दूसरे फेज का नाम, ध्रुव। Constant return to scale. कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, पहला आईआरएस, तीसरा डीआरएस। मेरा फिर क्वेश्चन है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल का कारण, यश खंडेलवाल। Economizing. इकोनोमाइजिंग बोले तो मीनिंग बोलो जल्दी से। बेनिफिट्स ड्यू टू लार्ज स्केल प्रोडक्शन इन लॉन्ग पीरियड। सी कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल का रीजन, अच्छा प्रीति बोल नहीं पाएगी। प्रणय, प्रणय कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल का रीजन, इकोनॉमी स्टॉप्ड बट Diseconomies are not made. नॉट येट क्रिएटेड। बढ़िया। और फिर आखिरी बात बोली थी, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल का रीजन कौन बोलेगा? अनुषा। Diseconomies, losses by the in long period. लॉसेस ड्यू टू लार्ज स्केल प्रोडक्शन इन लॉन्ग पीरियड। दोबारा बोलो अनुषा। Losses due to large scale production in long period. और इसके बाद ये नया शब्द सामने आ रहा है बच्चों। शब्द क्या था? यस जल्दी से याद कराओ। आइसोक्वेंट कर्व। क्या शब्द था? Isoquant curve. आइसोक्वेंट कर्व। मैंने इसको आसान कराया आपके लिए, मैंने सामने लिखा हुआ है आइसो प्लस क्वेंट। और आइसो को डिक्शनरी में बोलते हैं इक्वल, क्वेंट को बोलते हैं क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। तो आइसोक्वेंट का मतलब हो गया इक्वल क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। सामने डिस्कशन करा है, लास्ट क्लास में मीनिंग बोला था, लेकिन एक बार पहले लॉजिक समझ लो। तो ये डायग्राम में दोबारा अलग से भी बना रहा हूं नीचे बच्चों। एक्स एक्स मैंने आपको बताया था, व्हेन यू स्टार्ट द प्रोडक्शन देयर इज ए नीड ऑफ 4 फैक्टर्स। क्या? लेबर, लैंड, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। ये लैंड, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन तीनों को कॉलेज वाले क्या बोलेंगे? के। अरे बता दिया था यश मैंने पिछली क्लास में भी। हाँ भैया।
जो पैसे से फैक्टर अरेंज किए जा सकते हैं, लैंड, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, जितना ज्यादा पैसा उतना लैंड, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा होगा, और जितना पैसा कम होगा उतना कम होगा। इसको एक फैक्टर बोल रहे हैं के। अरे एक्चुअली में प्रॉब्लम है, डायग्राम 2 डायमेंशनल प्लेन पर बनता है तो सिर्फ दो ही चीजें दिखा सकते हैं। तो लिविंग करेक्टर को हम बोल रहे हैं लेबर, और नॉन लिविंग करेक्टर को बोल रहे हैं कैपिटल। कैपिटल बोले तो के। यस, समझ में आ रहा है? कैपिटल बोले तो के। हाँ भैया। तो हमने यहाँ एक तरफ लेबर लगा दिया। अरे दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, एक्चुअली में 4 ही हैं, उन 4 को 2 में बदला है। कभी कहो ये 4 की जगह 2 कैसे हो गए? और कॉलेज में यही 2 फैक्टर्स की बात होगी, एक तरफ लेबर और दूसरी तरफ बाकी 3 फैक्टरों को कंबाइन करके कैपिटल। कैपिटल तो यहाँ पर लेबर और कैपिटल। अरे आपको मालूम है लेबर इंटेंसिव टेक्निक बोले तो, यश मुझे बताओ, लेबर इंटेंसिव टेक्निक में सिर्फ लेबर का यूज होता है या लेबर कैपिटल दोनों का यूज होता है? यश भैया लेबर कैपिटल दोनों को यूज होता है। बढ़िया, लेबर कैपिटल दोनों का यूज होता है, बट लेबर ज्यादा होती है, इसलिए उसे क्या बोलते हैं? लेबर इंटेंसिव टेक्निक, इन विच मोर एंड मोर लेबरर्स आर यूटिलाइज। बट ऐसा नहीं है सिर्फ लेबर ही लग के काम कर रही है, बाकी सारे फैक्टर भी चाहिए। और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक इन विच मोर एंड मोर कैपिटल यूटिलाइज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। तो भैया बहुत सारे कॉम्बिनेशन बना सकते हो। तो यहाँ पर मैंने कॉम्बिनेशन बना दिए, एक कर बना रहा हूँ, यहाँ ये कर बना रहा हूँ। इसमें देखो ये लेबर कैपिटल का कॉम्बिनेशन पहला, ये लेबर कैपिटल का दूसरा कॉम्बिनेशन, ये लेबर कैपिटल का तीसरा कॉम्बिनेशन, ये दुनिया भर के कॉम्बिनेशन है। कोई भी एक कॉम्बिनेशन सेलेक्ट कर लो, कॉम्बिनेशन ए, कॉम्बिनेशन बी, कॉम्बिनेशन सी। जैसे जैसे लेबर बढ़ा रहे हो कैपिटल कम होती जा रही है, लेबर को कम करोगे कैपिटल बढ़ती जा रही है। लेकिन एक बात कॉमन है, आउटपुट रिमेनिंग द सेम। आउटपुट रिमेनिंग द सेम मान लेता हूं मैं। अब लेबर कैपिटल का या कोई भी कॉम्बिनेशन ले लो, कॉम्बिनेशन ए, कॉम्बिनेशन बी, कॉम्बिनेशन सी, आउटपुट रिमेनिंग द सेम एज 100 यूनिट। यस, समझ में आया? आउटपुट कितना हो रहा है? 100 यूनिट। फैक्ट्री में कितने पीस बन रहे हैं? 100 यूनिट। 100 यूनिट। चाहे लेबर कैपिटल का कॉम्बिनेशन ए ले लो, चाहे बी ले लो, चाहे सी ले लो, इसमें 100 यूनिट बन रहे हैं। इसी को बोल रहे हैं, ये जो मैंने कर्व बनाया है, आइसोक्वेंट कर्व। इतनी बात समझ में आ गई मयूरी? Yes, sir. देखो नीचे डायग्राम बना, डायग्राम शेड्यूल में बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ए, बी, सी। यहाँ 2 फैक्टर्स, एक लेबर एक कैपिटल। कोई भी कॉम्बिनेशन ले लो, आउटपुट रिमेनिंग द सेम। लैंग्वेज याद करो, आइसो बोले तो इक्वल, क्वेंट का मतलब क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन। आइसो क्वेंट कर्व को डायग्राम में हमेशा, अरे आपको याद आ रहा है बचपन में आईसी की बात करी थी हमने, सबको याद है? जल्दी बोलो यस और नो। अरे यश कहाँ गया भाई? हाँ भैया करी थी। देखो जिसको आईसी याद है उसको गिफ्ट मिलेगा आइसो क्वेंट कर्व। तो इंडिफरेंस कर्व अपने मन में सोचो, क्या इमेज है उसकी, क्या शेड्यूल है, और लैंग्वेज बोलने के लिए कहूंगा अनुषा को। इंडिफरेंस कर्व जल्दी से। Indifference curve, the various possible combination of two commodities which provide the same level of satisfaction. देखो पूरी क्लास को याद होने जा रहा है। इंडिफरेंस कर्व कंज्यूमर का कंसेप्ट है, आइसोक्वेंट प्रोड्यूसर का कंसेप्ट है। इंडिफरेंस कर्व में दोनों तरफ फिनिश गुड्स एक्स और वाई। अरे यश समझ में आ रहा है? एक्स और वाई दोनों तरफ फिनिश गुड्स लगी हुई हैं, हाँ भैया। जबकि आइसोक्वेंट कर्व में दोनों तरफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगे हुए हैं। इंडिफरेंस कर्व में कोई भी कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करो, सेटिस्फेक्शन रिमेनिंग द सेम, उसे हम आईसी बोल रहे हैं, लेकिन सेटिस्फेक्शन को मापा नहीं जा रहा। तो इंडिफरेंस कर्व में लिखा नहीं जा रहा कि आईसी 100 है, 200 है, 500 है, क्योंकि ये हिक्स का बनाया हुआ कंसेप्ट है जिसमें लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन कैन नॉट बी मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ यूटिल। याद आ रहा है मयूरी? अरे कहाँ गए? Yes, sir. उसी बात को बोल रहा हूँ। बस अब आइसोक्वेंट कर्व की बात कर रहा हूँ, प्रोड्यूसर का कंसेप्ट है। दोनों तरफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगे हुए हैं और उससे जो आउटपुट तैयार हो रहा है उसे बोल रहे हैं आइसोक्वेंट। लेकिन इस आइसोक्वेंट को प्रोडक्शन को नापा जा रहा है इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स, 100 यूनिट्स। लैंग्वेज बोल रहा हूँ, isoquant curve, various possible combination of two factors of production which leads to same level of output is known as isoquant curve। जोर से बोलो अनुषा। Various combination of two factors of production which leads to same level of output is known as isoquant curve. सुरेंद्र सुनाओ, सुरेंद्र सुनाएगा आइसोक्वेंट। Various combination of two factors of production which leads to same level of output. बढ़िया बढ़िया तैयारी। इस तरह से करोगे तो बढ़िया रैंक सर्टिफिकेट साथ में आएगा बच्चे, मेहनत करनी है बस। आइसोक्वेंट कर्व सबको याद हो गया होगा। एक बार मयूरी दोबारा बोलेगी, वेरियस पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन व्हिच लीड्स टू सेम लेवल ऑफ आउटपुट इज नोन एज टिंग टोंग स्टार्ट।
various possible combination of two commodities ना which हे leads भगवान, जीरो जीरो। बच्चे पेपर वाला एमसीक्यू में गड़बड़ करा देगा। टू कॉमोडिटीज कहाँ है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात हो रही है, अभी तो सामने लिखा है मयूरी। various possible combination of two factors of production which leads to same level of output. known as isoquant curve। महक बोलोगे दोबारा, महक खंडेलवाल। So various combinations of two factors of production which leads to same level of output known as isoquant. आइसोक्वेंट कर्व, बिल्कुल बढ़िया जी। अब हम आइसोक्वेंट कर्व के, अरे इंडिफरेंस कर्व के बारे में मालूम है ना, अब उसी की चर्चा आगे चला रहा हूँ। इंडिफरेंस कर्व में हमने 4 फीचर पढ़े थे। पहली बात, अरे बिल्कुल डिट्टो वैसे ही फीचर्स हैं, पेपर में वो नुकसान करा सकता है, ध्यान से सुन लो, पहले से ही याद है सबको। पहला फीचर इंडिफरेंस कर्व में डाउनवर्ड्स, इसी की बात कर लेता हूँ दोबारा। वहां पर डाउनवर्ड स्लोपिंग, यहाँ पर भी डाउनवर्ड स्लोपिंग। वहां पर जल्दी बोलो क्या होता है? कन्वेक्स टू origin. यहाँ पर भी होता है कन्वेक्स टू ओरिजिन। तीसरी बात, टू इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, यहाँ भी बोलेंगे टू आइसोक्वेंट कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। चौथी बात, वहां पर बोल रहे हैं हायर इंडिफरेंस कर्व रिफ्लेक्ट द हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, यहाँ क्या बोलेंगे? पूरी क्लास कौन बोलेगा? बिल्कुल वैसे ही, higher isoquant curve reflect the higher level of output. यस, ये तैयारी है, ये तैयारी है बच्चों। तो आइसोक्वेंट कर्व का मीनिंग याद करा दिया। द वेरियस पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन व्हिच लीड्स टू सेम लेवल ऑफ आउटपुट इज नोन एज आइसोक्वेंट कर्व। 4 फीचर याद करा दिए। अरे याद है पहले से ही, वही आईसी वाले, बस वो कंज्यूमर, ये प्रोड्यूसर, वो सेटिस्फेक्शन, ये प्रोडक्शन की बात हो रही है। वहां सेटिस्फेक्शन को नापा नहीं जा सकता, या प्रोडक्शन को नाप रहे हैं। 4 फीचर्स बताए हैं। अनुषा जल्दी से बोलो चारों। Convex to origin, higher the isoquant curve provide the higher level of output. डाउनवर्ड स्लोपिंग, Downward sloping, अगला बोलो। टू आइसोक्वेंट कर्व नेवर never इंटरसेक्ट, inter each other. बढ़िया। अब यहाँ पर, अरे इस क्वेश्चन पर जाने से पहले वापस आईसी पर जा रहे हैं। आईसी में मैंने आपको टॉपिक कराया था कि आप जो एक इंडिफरेंस कर्व बना रहे हैं वो सेटिस्फेक्शन को रिफ्लेक्ट कर रहा है। दूसरा इंडिफरेंस कर्व, दूसरा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, और फिर हमने याद करा था इंडिफरेंस मैप। डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व रिफ्लेक्ट द डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन एज सून एज द इंडिफरेंस कर्व फार अवे फ्रॉम द ओरिजिन गिव्स द हाई लेवल ऑफ, जल्दी बोलो। Satisfaction. यहां पर बिल्कुल वैसा ही बोल रहा हूं, आइसोक्वेंट मैप। पहला आइसोक्वेंट कर्व 100 यूनिट ऑफ आउटपुट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, दूसरा वाला 200, तीसरा वाला 300, चौथा वाला 400। तो डिफरेंट आइसोक्वेंट कर्व रिफ्लेक्ट द डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट एज सून एज द आइसोक्वेंट कर्व फार अवे फ्रॉम द ओरिजिन गिव्स द हायर लेवल ऑफ आउटपुट। ये बात समझ में आ गई? यश, अब फैक्ट्री वाला चाहेगा सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हो, 1000, 10,000, 20,000, 50,000, लेकिन तुक्का नहीं मार सकता। इसके लिए उसे देखना पड़ेगा उसकी जेब में पैसा कितना है। अरे आपको बचपन में बताया था, जब कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमम करना चाहता है तो उसे देखना पड़ता है उसकी जेब में पैसा कितना है, और इसके लिए हम क्या बनाते हैं? अरे जल्दी बोलो। Budget line. बजट लाइन। रिवाइज करो जरा जल्दी से, अरे बोलो। तो Availability of money in the pocket of consumer which is fully utilized, it is known as budget line. सारे फिर रिवाइज कर लो। अवेलेबिलिटी ऑफ मनी in the pocket of consumer which is fully utilized in the various possible combination of two commodities, budget line। तो बजट लाइन क्यों आ रही है? इस बात का डिसाइड करने के लिए वो कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम कब होगा। यहाँ पर फैक्ट्री में आप कितना बनाओगे, 100, 1000, लाख, 10 लाख, करोड़, डिपेंड करता है फैक्ट्री में पैसे कितने हैं लगाने के लिए। तो यहाँ बजट लाइन जैसा शब्द है उसे बोलते हैं आइसो कॉस्ट लाइन। जल्दी बोलो मैंने क्या बोला है? अरे क्या बोला है बच्चों? ISO cost line. जिसको हम इंडिफरेंस कर्व के टॉपिक में बजट लाइन बोल रहे हैं, ऐसा ही खेल आइसो कॉस्ट लाइन। आइसो कॉस्ट लाइन का मीनिंग याद करो, स्ट्रेट लाइन बना दी है मैंने, समझा दिया है मैंने। मीनिंग availability of money in the pocket of producer which is fully utilized in the various possible combination of two factors of production known as iso cost line। कौन बोलेगा? अरे कहां गए अनुषा? Availability of money in the pocket of consumer. अरे कंज्यूमर, Availability of money in the pocket of producer which is fully utilized to
यूटिलाइज इन द वेरियस पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। खबरदार कॉमोडिटी बोला तो दोबारा सुनो। अरे मैंने पुराने टॉपिक इसलिए बोले हैं, वो याद है आपको, उसी को ही तो अप्लाई करना है। और जो नया है उस पर क्वेश्चन ज्यादा है, कंपलसरी है। आइसो कॉस्ट लाइन, the availability of money in the pocket of producer which is fully utilized in the various possible combination of two factors of production known as iso cost line। कौन बोलेगा? Availability of money in the pocket of producer which is fully utilized to obtain the two factors of production is known as iso cost line। iso cost line, various possible combination of two factors of production। यश बोलेगा दोबारा। Availability of money in the pocket of producer which is fully utilized in the various possible combination of two factor production। बढ़िया। मैंने आप सबको बजट लाइन की इक्वेशन याद कराई। जितेश, बजट लाइन की इक्वेशन, प्राइस ऑफ एक्स इनटू प्राइस ऑफ वाई, ए भाई नहीं प्राइस ऑफ प्राइस एक्स इंटू क्वांटिटी ऑफ एक्स प्लस प्राइस ऑफ वाई इंटू क्वांटिटी ऑफ वाई इज इक्वल टू 1। और दूसरी डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स और तीसरी पी एक्स बाय पी वाई। अरे नहीं कहाँ चले गए, ये बच्चा कहीं और चला गया। अरे मैं इंडिफरेंस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन नहीं पूछ रहा। अरे गड़बड़ हो गई। अरे बजट लाइन की मैंने इक्वेशन याद कराई है, पी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस पी वाई इंटू क्यू वाई बराबर है मनी। जितना पैसा वो जेब में रख के घूम रहा है खर्च करने के लिए। अरे क्लियर हो गया जितेश? हाँ, बिल्कुल डिट्टो वैसे ही याद करो आइसो कॉस्ट लाइन। अरे भैया वहां पर हम क्या लिख रहे थे, क्वांटिटी ऑफ एक्स इनटू प्राइस ऑफ एक्स। बच्चों यहाँ नीचे क्या लगा रखा है, जल्दी बोलो। लेबर। ऊपर क्या है, वाई एक्सिस पे। अरे यस जल्दी बोलो, कैपिटल। अरे लेबर की कीमत क्या होती है? अरे याद करा रहा हूं मैं, लेबर की कीमत क्या होती है, कोई बोल ही नहीं रहा। हे वेज रेट। वेज रेट मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ लेबर। अरे प्राइस ऑफ एक्स इनटू क्वांटिटी ऑफ एक्स बिल्कुल वैसे ही लिखा है। जितने समझ में आ रहा है, प्राइस ऑफ एक्स यहाँ वेजेस, क्वांटिटी ऑफ एक्स यहाँ लेबर। एक्स एक्सिस देखो, समझ में आ रही है बच्चे? हाँ। वहां प्राइस ऑफ वाई बोले तो अरे पैसे। अरे कैपिटल, कैपिटल किस कीमत पर मिलता है यश? पैसे की कीमत, इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। आर लिखा है मैंने, रेट ऑफ इंटरेस्ट। प्राइस ऑफ वाई है, क्वांटिटी ऑफ वाई को क्या लिख रहा हूँ, कैपिटल, क्वांटिटी ऑफ कैपिटल। ये बराबर है कॉस्ट अवेलेबल इन द पॉकेट ऑफ प्रोड्यूसर। आइसो कॉस्ट लाइन की इक्वेशन खत्म। अरे याद हो गई है? जल्दी बोलते जाओ। हाँ। अरे वेज रेट मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ लेबर प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट अवेलेबल इन द पॉकेट ऑफ प्रोड्यूसर। ये क्लियर हो गया अनुषा? यस सर। कुल मिला के मैंने आपको दिखा दिया आइसो कॉस्ट लाइन, इंडिफरेंस, आइसोकेंट कर्व। अब एक बारी बचपन में जब हमने दोनों बातें बताई थी कंज्यूमर में, तो फिर हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बनाया था और हमने कहा जहां पर बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे के टेंजेंशियल होता है, वहां क्या आता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बोले तो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन शुड बी मैक्सिमम। ऐसी कंडीशन में फैसला हो जाता है कि वो एक्स और वाई की कितने यूनिट खरीदेगा, जिसे किसी भी हालत में बदलना नहीं चाहता। सबको याद है बच्चों बचपन? डिट्टो कॉपी कर रहा हूं, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम बोलने जा रहा हूं। बिल्कुल वही डायग्राम है, बस इंडिफरेंस कर्व की जगह हम उसे आइसोक्वेंट कर्व लिख रहे हैं। बजट लाइन की जगह, अरे जल्दी बोलते जाओ, बजट लाइन की जगह आइसो कॉस्ट लाइन। आइसो कॉस्ट लाइन हमने बनाई है। नीचे एक्स वस्तु की जगह लेबर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और वाई की जगह के कैपिटल दूसरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। लैंग्वेज बोलना शुरू करूं? यस सर। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कहां पर आएगा, बिल्कुल वैसे ही। अरे शर्त याद हो चुकी है। अरे बस इंडिफरेंस कर्व आईसी की जगह आइसोक्वेंट कर्व लिखूंगा। स्लोप ऑफ आइसोक्वेंट कर्व इज इक्वल टू, अरे जल्दी बोलो, स्लोप ऑफ बजट लाइन की जगह आइसो कॉस्ट लाइन। क्या बढ़िया बात है, आइसो कॉस्ट लाइन। अरे इस बात को क्या बोलेंगे, अरे स्लोप ऑफ आइसोक्वेंट कर्व। अरे एमआरएस को टेक्निकली बोलेंगे एमआरटीएस, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन इन रिस्पेक्ट ऑफ टू फैक्टर लेबर एंड कैपिटल। ये समझ में आता है एमआरटीएस? अरे मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, वहां एमआरएस बोल रहे हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यहां पर बोल रहे हैं एमआरटीएस, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। अरे क्लियर है?
Yes, sir. इज इक्वल टू स्लोप ऑफ आइसो, अरे वहां लिख रहे थे प्राइस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वाई, अरे एक्स बोले तो एक्स की कीमत बोले तो वेज रेट, अरे जल्दी बोलो, और प्राइस ऑफ वाई बोले तो रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये समझ में आता है? Yes, sir. तो बच्चों प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम खत्म हो गया, सामने डायग्राम बना हुआ है, लैंग्वेज बोलता हूं। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम इज ए साइकोलॉजिकल फिनोमिना वेयर प्रोड्यूसर ऑब्टेन द मैक्सिमम लेवल ऑफ, पूरी क्लास, मैक्सिमम लेवल ऑफ Profit. Output. प्रॉफिट। ओ भाई, आउटपुट की बात कहां हो रही है? प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है आदमी, प्रॉफिट सबसे ज्यादा होना चाहिए, उसके लिए कितना बनाएगा? जितना भी बना रहा है उससे ज्यादा बनाने पर नुकसान, उससे कम बनाने पर भी नुकसान। अरे याद आ रहा है बचपन? यश, हाँ भैया। तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम इज ए साइकोलॉजिकल फिनोमिना वेयर प्रोड्यूसर ऑब्टेन द मैक्सिमम लेवल ऑफ प्रॉफिट। इट लीड्स टू सेटलमेंट ऑफ क्या? सेटलमेंट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोड्यूसर व्हिच कैन नॉट आर्ग्यू टू चेंज अकॉर्डिंग टू डायग्राम। इट इज पॉसिबल व्हेन स्लोप ऑफ आइसोक्वेंट कर्व इज इक्वल टू स्लोप ऑफ आइसोकॉस लाइन एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंशियल। क्लियर हो गया मयूरी? सर एक बार रिपीट कर दो। Producer equilibrium is a psychological phenomena where producer obtain the maximum level of profit. It leads, इससे क्या फैसला हो रहा है? It leads to settlement of output produced by the producer which cannot argue to change. फैसला हो रहा है वो कितने यूनिट फैक्ट्री में बनाएगा, उसे किसी भी हालत में नहीं बदलेगा, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट सबसे ज़्यादा है। और ऐसा कब होता है? कंडीशन याद कर लो। इट इज पॉसिबल ओनली इन सच ए कंडीशन व्हेन स्लोप ऑफ, सामने लिखा है मैंने, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज इक्वल टू स्लोप ऑफ आइसोकॉस लाइन। ये क्लियर हो गया? यस सर। यश, Producer equilibrium is the psychological phenomena in which producer obtain the maximum level of profit. It leads to settlement of output produced by the producer, which cannot be argued to change. It is possible in such a condition slope of isoquant curve is equal to slope of isocos line. अनुषा क्लियर हो गया? चले आगे। प्रोडक्शन Yes, sir. प्रोडक्शन खत्म। एक बार दोबारा सुनूंगा, आइसोकॉस लाइन की इक्वेशन बता दो। अनुषा, आइसोकॉस लाइन की इक्वेशन मांग रहा हूं। Wage rate into labor plus rate of interest into capital is equals to cost. इज इक्वल टू कॉस्ट। आइसोकॉस लाइन का मीनिंग मयूरी? Availability of money in the pocket of consumer which हाँ? is fully बच्चे नहीं producer availability of money in the pocket of producer which is fully utilized in the various possible combination of two factors of production is known as isocost line. बढ़िया बढ़िया। एक बार कॉस्ट पर जाने से पहले आइसोक्वेंट कर्व का मीनिंग कौन बोलेगा? जितेश बोलना आइसोक्वेंट कर्व। Isoquant curve reflect the various possible combination of two variable factor ना, टू factor of production which reflect the same level of output. हाँ बस ये गड़बड़ मत करना है, ध्यान रखना भैया, खेल वैसा ही है लेकिन कंज्यूमर वाली बात मत करना। और एक बारी प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की शर्त कौन बताएगा? सुरेंद्र एक बार दोबारा बताओगे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की शर्त? Slope of isocost line equals to slope of isoquant curve. बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो कॉस्ट के टॉपिक को शुरू कर रहे हैं, चैप्टर 3 का दूसरा पार्ट, थ्योरी ऑफ कॉस्ट। When you start the production, there is a need of 4 factors known as land, labor, capital and organization. Against these factors, whatever you have to pay is the cost of that commodity. अरे लैंड के बदले में क्या पे करते हो? रेंट। लेबर के बदले में वेजेस। पैसे के बदले में रेट ऑफ इंटरेस्ट। रिस्क टेकिंग पावर के बदले में प्रॉफिट। whatever you have to pay in the name of rent, interest, wages and profit is known as cost of the commodity. जोर से बोले अनुषा। सर क्या बोलूं इसमें? अनुषा अरे कहाँ गए? सर क्या बोलूं? कॉस्ट का मीनिंग? एग्रीगेशन। हाँ बोलो। अरे अनुषा बोलो भाई। Aggregation of
rent, wages, profit, एक रह गया। rent, interest, wages, and profit is known as cost. बढ़िया बढ़िया। चेतन दोबारा बोलना, कॉस्ट। Aggregation of rent, wages, rate of interest, and profit is known as cost of the commodity. रेट ऑफ इंटरेस्ट गलत है, इंटरेस्ट ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो परसेंटेज है, परसेंटेज प्रॉफिट थोड़ी ना होती है, कॉस्ट नहीं होती। अरे क्लियर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मत बोलना, इंटरेस्ट बोलना। क्लियर है चैतन्य? Okay, sir. Yes, sir. अब हमने बचपन में याद करा था क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। अरे याद आ रहा है बच्चों? कॉस्ट की एक लैंग्वेज याद कर ली, एग्रीगेशन ऑफ रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस एंड प्रॉफिट। दूसरी लैंग्वेज है अकाउंटिंग कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। अरे याद है, अकाउंटिंग कॉस्ट का एक और नाम है, पूरी क्लास कौन बताएगा? अकाउंटिंग कॉस्ट आल्सो नोन एज Explicit cost. तो बच्चों क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, समय के साथ साथ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अलग अलग लोगों ने कॉस्ट की क्लासिफिकेशन अलग अलग तरीके से करी। तो एक आदमी बोल रहा है कॉस्ट इज नथिंग, कॉस्ट बोले तो इकोनॉमिक कॉस्ट की बात कर रहा हूं, ये एग्रीगेशन ऑफ अकाउंटिंग कॉस्ट एंड बोलो इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो अकाउंटिंग कॉस्ट यानी एक्सप्लिसिट कॉस्ट को बच्चा बता सकता है या एक बार समझाऊं? प्रोडक्शन करने के लिए 4 फैक्टर्स मैंने लिख दिए, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन। इसमें से मान लेते हैं हम एक फैक्टर अपने घर से ला रहे हैं सेल्फ, और बाकी फैक्टर हम बाहर से अरेंज कर रहे हैं। जो फैक्टर हम बाहर से अरेंज करते हैं, मुफ्त कुछ नहीं मिलता, पहले से ही अमाउंट फिक्स हो जाता है। मान लो हमने ज़मीन बाहर से अरेंज करी तो सामने वाला कह देगा 10,000 रुपया महीना लूँगा, चाहे काम चले ना चले, कम रिवार्ड मिले ज़्यादा रिवार्ड मिले। तो जो भी फैक्टर बाहर से अरेंज करते हो प्री डिटरमाइन, पहले से ही फिक्स होते हैं, इनको एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहा जाता है। इनको हम अकाउंट्स की किताबों में लिख सकते हैं, इसीलिए इसे अकाउंटिंग कॉस्ट भी बोलते हैं। अरे बच्चों याद हो गया? यश हाँ भैया। पेपर वाला या तो एग्जाम्पल लिखेगा, ऑड मैन आउट कराएगा, 3 एग्जाम्पल दूसरे, 1 एग्जाम्पल अकाउंटिंग कॉस्ट का बोलेगा, कौन सा गलत है। तो याद कर लो, अकाउंटिंग कॉस्ट या एक्सप्लिसिट कॉस्ट इज द रिवार्ड ऑफ दोज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन व्हिच आर अरेंज्ड फ्रॉम आउटसाइड सोर्स, दे आर प्री डिटरमाइंड। फॉर एग्जाम्पल वेजेस पे टू लेबरर। और कोई भी बाहर वाले को पैसे दे रहे हो, रेंट पे टू द ओनर ऑफ लैंड। एक बार जल्दी से बात बोलो। Implicit cost is that cost in which is predetermined. For example, wages paid to a labor. फिर बोल देता हूँ, एक्सप्लिसिट कॉस्ट इज द रिवार्ड ऑफ दोज फैक्टर्स व्हिच अरेंज फ्रॉम आउटसाइड सोर्स, दे आर प्री डिटरमाइंड, आल्सो नोन एज अकाउंटिंग कॉस्ट। फॉर एग्जांपल रेंट पेड टू द ओनर ऑफ लैंड। अनुषा याद हो गया? Yes, sir. बात करते हैं, एक्सप्लिसिट याद करा दिया है, दूसरा नाम अकाउंटिंग कॉस्ट। अब याद करा रहा हूँ इम्प्लिसिट कॉस्ट। यहाँ पर मेरे एग्जाम्पल के अंदर आपने एक फैक्टर अपने घर से अरेंज करा है, ऑर्गेनाइजेशन। जो आप फैक्टर घर से लेके आते हैं वो पहले से ही फिक्स नहीं होते, कम बचे कम तुम्हारे, ज़्यादा बचे ज़्यादा तुम्हारे, नहीं बचे कोई बात नहीं। तो जो फैक्टर घर से अरेंज करते हो पहले से डिटरमाइन नहीं होता, इसी को बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट इज द रिवार्ड ऑफ दोज फैक्टर्स विच आर सेल्फ इम्प्यूटेड, इट इज नॉट प्री डिटरमाइंड। अरे क्लियर है बच्चों? कौन बोलेगा? अनुषा। Implicit cost is a reward of those factors which are self-imputed. These are not predetermined. क्लियर है जी। और फिर अब हम बात याद कर रहे हैं इकोनॉमिक कॉस्ट। इकोनॉमिक कॉस्ट एग्रीगेशन ऑफ, कौन बताएगा? जल्दी बोलो। एग्रीगेशन ऑफ Of implicit cost and explicit cost. बढ़िया बात, इकोनॉमिक कॉस्ट। तो ये शब्द आ गया इकोनॉमिक कॉस्ट। अभी अभी मैंने याद करा दिया एक्सप्लिसिट कॉस्ट या अकाउंटिंग कॉस्ट, रिवार्ड ऑफ दोज फैक्टर्स व्हिच अरेंज फ्रॉम आउटसाइड सोर्स, दे आर प्री डिटरमाइंड। फॉर एग्जांपल रेंट पेड टू द ओनर ऑफ लैंड। फिर मैंने याद कराया इम्प्लिसिट कॉस्ट इज द रिवार्ड ऑफ दोज फैक्टर्स व्हिच आर सेल्फ इम्प्यूटेड, they are not predetermined, and aggregation of accounting cost and implicit cost, aggregation of explicit cost and implicit cost is known as total cost, economic cost. क्लियर है? फार्मूला क्लियर हो गया, मीनिंग क्लियर हो गया? मयूरी? Yes, sir. आउटले कॉस्ट का दूसरा नाम पूरी क्लास। मयूरी, आउटले कॉस्ट जल्दी बोलो। Okay. सर नहीं पता। अरे मेरा क्वेश्चन यस से है। अरे थोड़ा दिमाग लगाओ, सबको देखो यहाँ पहली बार आ रहा है शब्द, लेकिन सबको मालूम है। Expenditure cost. यस यही है।
अरे आपने बचपन में याद करा आउटले मेथड। आउटले मेथड किसको बोलते हैं, जल्दी बताओ मयूरी। सर टोटल एक्सपेंडिचर। यस, सबने बचपन में याद करा है। टू मेजर द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देयर आर 4 मेथड्स। पहले मेथड का नाम परसेंटेज, दूसरे का नाम जल्दी बोलो ज्योमेट्रिक मेथड या पॉइंट मेथड, तीसरे का नाम आउटले मेथड या एक्सपेंडिचर मेथड। तो आउटले और एक्सपेंडिचर एक ही बात होती है। और चौथा और आखिरी नाम बोलो जल्दी से, अरे जल्दी से। आर्क मेथड। अरे आर्यन आर्क मेथड फार्मूला। डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू, नहीं P1 प्लस P2 अपॉन Q1 प्लस Q2। हाँ आर्यन ये गड़बड़ मत कर देना भैया, ये तो नुकसान का काम कर लोगे। तो आउटले बोले तो एक्सपेंडिचर। तो भैया यहाँ आउटले कॉस्ट का मतलब क्या, जब भी फैक्ट्री में प्रोडक्शन होता है तो प्रोड्यूसर जो भी एक्सपेंडिचर की फॉर्म में पे करता है वो टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ मैन्युफैक्चरर नोन एज कॉस्ट ऑफ दैट कमोडिटी नोन एज आउटले कॉस्ट। अरे पेपर में कुछ लिखना नहीं है, आइडिया होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। वो नाम बदल सकता है, मीनिंग अपने तरीके से लिखेगा, आप उन चारों ऑप्शन में से बेस्ट ढूंढ पाओ। ये समझ में आ गया, आउटले कॉस्ट बोले तो एक्सपेंडिचर कॉस्ट। सर एक बार इसकी डिफाइन रिपीट कर दो। इसके लिए मैंने अलग से कुछ नहीं बोला। वट एवर पे by the producer during the process of production in the form of money is known as cost of that commodity according to outlay cost या expenditure cost। ये क्लियर हो गया? यस सर। जो अरे आप एक्चुअली में क्या होता है, जब भी थोड़ा सा इसकी डिटेल बताता हूँ। जब फैक्ट्री में प्रोडक्शन किया जाता है तो बहुत कुछ मनी की फॉर्म में पे होता है जिसे हम यहाँ पर आउटले कॉस्ट बोल रहे हैं, लेकिन बहुत सारा हम पे ही नहीं करते। अरे हमने फैक्ट्री में कोई चीज़ बनाई और दुनिया भर का पोल्यूशन एयर में ट्रांसफ़र कर दिया, ये एयर पोल्यूशन के बदले में हम वस्तु का कस्टमर से कुछ भी चार्ज नहीं कर रहे, तो इसको क्या बोलते हैं, सोशल कॉस्ट। एक्चुअली में सोसाइटी उस फैक्ट्री की बनाई हुई गड्स के बदले में एक अमाउंट तो प्रोड्यूसर को पे कर रही है आउटले कॉस्ट के नाम से, और दूसरा सफरिंग ऑफ द सोसाइटी है जिसे क्या कहा जाता है, सोशल कॉस्ट, जिसके बारे में प्रोड्यूसर कोई चार्ज नहीं करता। मयूरी को बात समझ में आई मैंने क्या कहा? यस सर। तो कुल मिला के फैक्ट्री का मालिक उस वस्तु को बनाने के बदले में जितना पे कर रहा है कस्टमर से चार्ज कर लेता है, बोले तो आउटले कॉस्ट। एक्सपेंडिचर, ये क्लियर हो गया, एक्सपेंडिचर कॉस्ट। और जो चीज़ें चार्ज नहीं कर रहा वो पूरी सोसाइटी सफ़र कर रही है एयर पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन के नाम से। अरे क्लियर है, उसे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे, अभी मैंने नाम बोला है, सोशल कॉस्ट। सोशल कॉस्ट। आगे चलेंगे जी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, बचपन में सबने याद करा था। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का एक और नाम है अल्टरनेटिव कॉस्ट। हर्ष, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का दूसरा नाम? मयूरी आप बोल दो भाई। नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज। मयूरी आपको तो लैंग्वेज अल्टरनेटिव कॉस्ट, अल्टरनेटिव सर इसकी ना एक बार डिफाइन याद आ गई थी ना। हाँ, अरे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का दूसरा नाम याद कर लो, अल्टरनेटिव कॉस्ट। इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। जो भी रिसोर्सेज आप यूज करना चाहते हो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती है, उनमें से कौन सी अपॉर्चुनिटी सेलेक्ट करते हो जो बेस्ट है, जो बेस्ट है। तो आफ्टर सिलेक्शन ऑफ बेस्ट अपॉर्चुनिटी वट एवर यू हैव टू पे इज नोन एज कॉस्ट ऑफ दैट अपॉर्चुनिटी। मैंने लैंग्वेज याद करा रखी है, अभी अभी मयूरी ने बोली है, कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या अल्टरनेटिव कॉस्ट। ध्रुव रिपीट करो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या अल्टरनेटिव कॉस्ट? Cost of next best alternative use of रिसोर्सेज। एक बार दोबारा सुन लेता हूं, अनुषा दोबारा। अल्टरनेटिव कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज। अगला शब्द सामने आ रहा है, ये सब क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट चल रही है, डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। अरे सारे अकाउंट्स वाले हो, सबको मालूम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लासिफाइड इन 3 पार्ट्स। नाम बताओ, मैं खंडेलवाल। सर ट्रेडिंग अकाउंट, P&L, बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट का मीनिंग बोलो, आपको ही बोलना है। ऐसे मीनिंग है अरे मतलब जो नहीं जिसमें बनाने, नहीं लैंग्वेज चाहिए, लैंग्वेज। सर ऐसे लैंग्वेज नहीं पता। अरे कमाल है, ट्राई करो ना, ऐसे कैसे? ट्रेडिंग अकाउंट इज अ उसमें पार्ट। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। नहीं, अरे
ऐसे कैसे? Trading account is a part of financial statement preparing at the end of the year on the basis of trial balance to find out the make Gross profit or gross gross loans. profit of the business. फिलहाल वो सारी बातें आपको मालूम है, कोई बात नहीं बोल पा रहे, तो हम बात कर लेते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में फैक्ट्री में गुड्स को बनाने से रिलेटेड जितने खर्चे होते हैं वो लिखे जाते हैं। इन सबको हम अकाउंट्स की भाषा में, अरे यूज अकाउंट्स का किस लिए कर रहा हूँ आपको मालूम है, इन सबको क्या बोलते हैं? अरे जल्दी बोलो। डायरेक्ट कॉस्ट क्या बोलते हैं? लेकिन बाजार में गुड्स को बेचने से रिलेटेड जितने भी खर्चे होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, प्रमोशनल एक्सपेंसेस, उसको आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में लिखते हैं। इन सबको बोलते हैं, बोलो। अरे बोला ही नहीं किसी ने भी। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या इनडायरेक्ट कॉस्ट, और इन दोनों को मिलाओ, डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट को, तो आता है टोटल कॉस्ट ऑफ द कमोडिटी। अरे बात समझ में आ रही है? पेपर वाला तो एग्जांपल ही टिक कराएगा। डायरेक्ट कॉस्ट में क्या आता है थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। जब भी फैक्ट्री में गुड्स बनाए जाते हैं तो सबसे ज़्यादा पैसा खर्च होता है मटेरियल पर, नोन एज डायरेक्ट मटेरियल। जल्दी बोलो। सबसे ज़्यादा टीवी बनाना है तो टीवी में सबसे ज़्यादा किस पर लगेगा? डायरेक्ट मटेरियल पर। इसके अलावा फैक्ट्री में क्या लगती है? लेबर। अरे फैक्ट्री में जो लेबर लगे उसे डायरेक्ट लेबर बोलते हैं। इसके अलावा क्या लगता है? फैक्ट्री में गुड्स को बनाने के लिए मटेरियल और लेबर के अलावा जो भी पैसा लग रहा है उन सबको बोलते हैं ओवरहेड्स। क्या बोलते हैं? जल्दी बोलो। ओवरहेड्स। इन सब का टोटल होता है डायरेक्ट कॉस्ट। क्या होता है? अरे क्लियर हो गया? यस सर। ट्रेडिंग अकाउंट मालूम है, उसकी डेबिट साइड के खर्चों को डायरेक्ट कॉस्ट, और प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में सारे खर्चे किससे रिलेटेड होते हैं? प्रमोशनल एक्सपेंडिचर, सेल से रिलेटेड खर्चे होते हैं, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? इनडायरेक्ट कॉस्ट। और दोनों कॉस्ट का टोटल कर दो, क्या आ जाता है? इकोनॉमिक कॉस्ट या टोटल कॉस्ट। ये क्लियर हो गया मयूरी? यस सर। अरे पेपर वाला एग्जाम्पल लिखकर ऑड मैन आउट कराएगा, डायरेक्ट कहेगा कौन सा है ढूंढो, एक ही नाम लिखा होगा, बाकी 3 इनडायरेक्ट लिखे होंगे। तो आपको अकाउंट्स पढ़ाई हुई है, पता हुआ है कौन सा ट्रेडिंग में आता है, कौन सा प्रॉफिट एंड लॉस में टिक कर पाओगे। मैं खंडेलवाल। यस। अगली बात, फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। अरे आपको मालूम है इन दोनों का टोटल भी टोटल कॉस्ट होता है या इकोनॉमिक कॉस्ट होता है? फिक्स कॉस्ट कौन, जिससे पूछूंगा, देखते हैं कौन सुनाता है। मयूरी, फिक्स कॉस्ट। Reward of fixed factor which cannot be changed with the change in the level of output. 0 नंबर। In short period. Yes, अब पूरे हो गए, अब ठीक है। तो भैया याद कर लो, when you start the production there is a need of 4 factors of production: land, labor, capital and organization। जो टॉपिक चल रहा है वो सिर्फ शॉर्ट पीरियड की कहानी है। शॉर्ट पीरियड में मान लेते हैं लैंड इज द फिक्स फैक्टर जिसे बदला नहीं जा सकता, और बाकी 3 फैक्टर को मान लेते हैं जिसे बदला जा सकता है, घटाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। वेरिएबल फैक्टर, जो फैक्टर फिक्स है, जिसको घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता, उसके बदले में जो पेमेंट होगी वो भी फिक्स होगी। तो फिक्स फैक्टर का रिवॉर्ड फिक्स होता है, नोन एज फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल फैक्टर का रिवॉर्ड वेरिएबल होता है, नोन एज वेरिएबल कॉस्ट। और चारों फैक्टर्स का रिवॉर्ड यानी एग्रीगेशन ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट होता है टोटल कॉस्ट या इकोनॉमिक कॉस्ट। लैंग्वेज बोलना चाहूंगा, सुने और याद करें। फिक्स कॉस्ट, शॉर्ट पीरियड नहीं लगाया तो 0 मिलेगा। Fixed cost, in short period, fixed cost is the reward of fixed factors which cannot be changed with the change in the level of output. It is always exist। का मतलब क्या कह रहा हूँ? एग्जाम की इंपॉर्टेंट लाइन, at 0 level of output fixed cost never 0। प्रोडक्शन फैक्ट्री में 0 कर दो फिर भी जमीन का किराया तो उतना देना ही पड़ेगा। तो प्रोडक्शन के 0 करने पर भी फिक्स कॉस्ट कभी 0 नहीं होती है। और याद करो फिक्स कॉस्ट का एक और नाम, पूरी क्लास। अरे यश बोल नहीं रहा। सप्लीमेंट्री कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट का दूसरा नाम सप्लीमेंट्री कॉस्ट। एक बार फिक्स कॉस्ट की बात पूरी बोलोगे यश? Fixed cost is applicable in short period in which it is the reward of fixed factors. It is the reward of fixed factors. It is known as fixed. मेरी बात सुनो एक बार पूरी क्लास। In short period, fixed cost is the reward of fixed factors which cannot be changed with the change in the level of output।
प्रोडक्शन बढ़ाओ घटाओ फिक्स कॉस्ट उतनी रहती है. एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट फिक्स कॉस्ट नेवर बी जीरो, कभी भी जीरो नहीं होती है. ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए. इट इज आल्सो नोन एज सप्लीमेंट्री कॉस्ट. एग्जामिनर एग्जाम्पल लिखेगा 3 वेरिएबल के एक फिक्स का और कहेगा ढूंढो कौन सा है, तो फिक्स कॉस्ट. अरे आपके टेलीफोन के बिल के कुछ फिक्स चार्जेस होते हैं. अरे मालूम है यश, टेलीफोन का बिल, बिजली का बिल, जमीन का किराया, ये सब क्या है, फिक्स कॉस्ट. तो वो एग्जाम्पल लिखेगा, ध्यान से पढ़ के देखना है कौन सा फिक्स कौन सा वेरिएबल. वेरी कॉमन क्वेश्चन, एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए. अब हम बात करते हैं, अरे फिक्स कॉस्ट का दूसरा नाम क्या है, जल्दी बताओ यश. सप्लीमेंट्री कॉस्ट. सप्लीमेंट्री कॉस्ट. घटना सिर्फ शॉर्ट पीरियड की है, लॉन्ग पीरियड में फैक्टर फिक्स होता ही नहीं है, तो फिक्स कॉस्ट भी एग्जिस्ट नहीं होती. वेरिएबल कॉस्ट. अच्छा, एक और बात पूरी क्लास से पूछूंगा, फिक्स कॉस्ट कर्व की शेप कैसी होती है, पूरी क्लास. महक, पैरेलल टू महक, पैरेलल टू फिक्स कॉस्ट कर्व इज ऑलवेज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. मैं बना देता हूं कर्व, ये मैंने बना दिया फिक्स कॉस्ट कर्व. नीचे क्या है, यूनिट ऑफ आउटपुट. जितना मर्जी बढ़ाओ घटाओ फिक्स कॉस्ट. अगर 10,000 रुपया मान लिया जमीन का किराया, तो उतना ही है. फैक्ट्री में प्रोडक्शन जीरो कर दो, कम करो ज़्यादा करो, फिक्स कॉस्ट ऑलवेज कांस्टेंट. वेरिएबल कॉस्ट की बात करने जा रहे हैं. पहले तो मैं वेरिएबल कॉस्ट की शेप पूछना चाहूंगा, कोई भी, पूरी क्लास. अरे बोलो यश, मैंने बनाई है ब्लू कलर से. एस शेप. एस नहीं बनाया, रिवर्स एस बनाया है. अच्छा. अरे रिवर्स एस होती है, क्या होती है, रिवर्स एस. रिवर्स एस. लैंग्वेज याद करो. वेरिएबल कॉस्ट, ये वेरिएबल कॉस्ट शॉर्ट पीरियड लॉन्ग पीरियड दोनों जगह घट सकती है, इसीलिए यहाँ शॉर्ट पीरियड मत लिख देना, जीरो हो जाएगा. वेरिएबल कॉस्ट इज द रिवॉर्ड ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स व्हिच कैन बी चेंज विद द चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट. एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू जीरो. प्रोडक्शन के जीरो होने पर वेरिएबल कॉस्ट जीरो, प्रोडक्शन के बढ़ने पर वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती है. वेरिएबल कॉस्ट कर्व इज ऑलवेज रिवर्स एस शेप. रिपीट करो. कौन, मयूरी? एक बार बोल दो सर. वेरिएबल कॉस्ट is the reward of variable factors which can be changed with the change in the level of output. It is also known as prime cost. At zero level of output variable cost is equal to zero. इसकी शेप याद कर लो, always reverse S shape. Start. Variable cost is the reward of variable factor which can be changed with the change in the level of output. It is also known as prime cost. Variable cost curve is reverse S shaped. At zero level of production, it is always zero. Always zero. और एग्जाम्पल की बात आपको वहां मैच करनी होगी. 3 बातें फिक्स कॉस्ट की लिखी होंगी और एक वेरिएबल की एग्जाम्पल में ऑड मैन आउट. ऑड मैन आउट करना होगा, ये एग्जाम्पल वाली बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है. और अब बता दो टोटल कॉस्ट. इन शॉर्ट पीरियड एग्रीगेशन ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट इज नोन एज टोटल कॉस्ट. अरे फिक्स कॉस्ट का दूसरा नाम, जल्दी से महक, फिक्स कॉस्ट का दूसरा नाम क्या याद कराया? सप्लीमेंट्री कॉस्ट. और शेप कैसी होती है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस. जितेश आप बोलो, वेरिएबल कॉस्ट कर्व की शेप कैसी होती है? रिवर्स एस शेप्ड. और इसका दूसरा नाम? प्राइम कॉस्ट. फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का टोटल क्या होता है? टोटल कॉस्ट. टोटल कॉस्ट. और टोटल कॉस्ट कर्व की शेप बता दो जितेश. ये FC से बनेगी, Y एक्सिस के हाथ से स्टार्टिंग में रिवर्स एस शेप्ड. बढ़िया, मैं अब बना रहा हूँ जी. अरे अनुषा सामने नजर आ रहा है? यस सर. अरे वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर मैंने टीसी बना दी है और जो इन दोनों के बीच का गैप है वो गैप. अरे मेरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, डिफरेंस बिटवीन टीसी एंड वीसी इज ऑलवेज इक्वल टू, पूरी क्लास, एफसी. फिक्स कॉस्ट. अरे पेपर में फिक्स कॉस्ट नहीं लिखेगा, वो कांस्टेंट वर्ड लिखेगा. फिक्स कॉस्ट हमेशा कांस्टेंट होती है, तो टीसी और वीसी के बीच का गैप हमेशा क्या है, कांस्टेंट.
या इक्वलेंट टू फिक्स कॉस्ट। सबको बात समझ में आ रही है? तो टोटल कॉस्ट याद कर लो, एग्रीगेशन ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। कब? इन शॉर्ट पीरियड। शेप क्या याद करी? रिवर्स एच शेप, अपवर्ड स्लोपिंग एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट। बढ़िया लाइन है, जीरो लेवल ऑफ आउटपुट, टीसी इज इक्वल टू, पूरी क्लास बढ़िया। तो ये बढ़िया क्वेश्चन है, टीसी हमेशा जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पर एफसी के बराबर होता है। क्यों? वीसी इज इक्वल टू 0। तो बच्चों मेरा क्वेश्चन है इसी टॉपिक पर, टीसी एफसी वीसी। सामने डायग्राम चल रहा है, जल्दी से बताओ रिलेशन बिटवीन टीसी एफसी एंड वीसी। पहली बात मेरे साथ साथ रिवाइज कर लो। Fixed cost is the reward of fixed factor, variable cost is the reward of variable factor, but total cost is the reward of all the factors of production. Fixed cost curve parallel to x-axis, variable cost and total cost curve both are reverse S-shaped. relation की बहुत इंपॉर्टेंट बात, total cost is always the aggregation of Cost and variable cost. fixed cost and variable cost in short period. एक और बढ़िया बात, जीरो लेवल ऑफ आउटपुट टीसी इज इक्वल टू फिल इन द ब्लैंक्स FC बिकॉज is 0. वीसी इज जीरो। ये बातें जितेश दोबारा बोलेगा, सब रिवाइज करोगे फास्ट। Fixed cost is the reward of fixed factor in short period. Variable cost is the reward of variable factor. Total cost is the reward of all the factors. Fixed cost curve is parallel to x-axis. Variable cost curve is reverse S-shaped from the origin. Total cost curve is reverse S-shaped. आगे Aggregation TC is the aggregation of VC and FC. TC is equal to FC at zero level of production because VC is equal to 0. बढ़िया बात। यश क्लियर हो गया? हाँ भैया। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करना चाहेंगे। सब नोट्स बनाते रहें, याद करते रहे। अरे पिछले चैप्टर के क्वेश्चन बैंक यश अच्छे से कर लिए? हाँ भैया, हो गए वो तो।